मेरी माँ का वो दिन मैं याद करता हूँ जब मैं कभी कभी उसको दोपहर में लंच के लिए टिफ़िन लेके जाता था, तो मेरे आँख के सामने ही लंच के टाइम पे वहाँ के सीनियर स्टाफ डांटा करते थे, यहाँ नहीं साफ़ है, वहाँ नहीं साफ़ है, बाद में खा लेना, अभी चाय बना के लाओ। तो मुझे तकलीफ़ होती थी, लेकिन कुछ उस समय था नहीं ऐसा कुछ किया जाए कि एक दिन तो आएगा देवव्रत मौर्य। किसी भी रिलेशन में तुम जब एंट्री मारोगे, पूरे रिश्तेदार एक तरफ, सबकी निगाहें तुम्हारे तरफ। बेटा हम चटनी रोटी पूरी ज़िंदगी खाएंगे, कभी 2 नंबर का पैसा घर में ना लेके आना। हम टीन सेट में एक ही कमरे में पूरी ज़िंदगी काट देंगे, लेकिन 2 नंबर का पैसा ना लेके आना। वो बातें बार बार क्लिक करती थी। मैं भी तलाश में था कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, कोई बैकग्राउंड सपोर्ट था नहीं, कोई ऐसा चीज़ें था नहीं कि पूंजी थी चलो कोई काम स्टार्ट कर लेते। कोविड का टाइम था, मेरा कोई अपलाइन नहीं था, मैं खुद बात करके सिस्टम चालू किया था। मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था कि पहला प्लान चलो तुम्हारे साथ दिखा दूं, प्लान ऐसे दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि कितने दिन से नेटवर्किंग कर रहे हैं, हम क्या अभी शुरुआत किए हैं। तो उन्होंने कहा कितनी उम्र है आपकी। तो हमने, उस समय मेरी एज 28 साल थी। तो मैंने कहा 28 साल। तो उन्होंने कहा बाबू जितना तुम्हारी उम्र है उतना दिन से ही काम हम कर रहे हैं, और हमको आप मत सिखाइए, हाँ दे दीजिए जो लेके आए हैं, देखते हैं क्या होगा। मैं पहले खुद बैनर लगाता था, खुद कुर्सी लगाता था, खुद कुर्सी पोंछता था, खुद फूल लेके आता था, खुद चीफ गेस्ट बन के जाता था, खुद प्लान दिखाता था, खुद क्लोजिंग करता था, खुद फॉलो अप करता था। लेकिन आज का लीडर ये करना नहीं चाहता है। हर चीज़ की अपनी कीमत है, कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो मेरे पास रास्ते हैं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसकी मिनिमम कीमत मौत है। कभी किसी को आप विपरीत जवाब मत दीजिए। कोई कितना भी कुछ आपको विपरीत बोल रहा हो, आप मुस्कुराते रहिए, एकदम चलते रहिए। हो सके वही व्यक्ति कल आपको आपके बिजनेस में आके बहुत बड़ा बिजनेस देके चला जाए, और मेरे साथ ऐसा हुआ। पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। लेकिन मार्केट में क्या चल रही है, करो दुकानदारी देखी जाएगी ईमानदारी। 2 तरीके की कंपनियां हैं, एक बाजार पे काम कर रही है और एक बाजारवाद पे काम कर रही है। जब सबको पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग से और प्रोडक्ट बेस में, जहां 60 रुपए के प्रोडक्ट से शुरुआत करके इसने ऐसा किया है, तब लोगों को बिलीव होना चालू किया। और आज बहुत सारे ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत निगेटिव थे, लेकिन इस सफलता के बाद आज मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। आज के डेट में आई नो एवरीथिंग, हर व्यक्ति सब कुछ जान गया है, और यही घमंड उसको लेके जा रहा है नीचे। जब भी इस बिजनेस को चालू करते हैं तो एक चीज़ सीखा जाता है, अहम वहम और शर्म। 3 चीज़ आपको निकाल के फेंक देनी पड़ेगी। लेकिन जब धीरे धीरे हमारा रैंक बढ़ता है, जब टीम बनती है, तो हम क्या करते हैं, एक टीम लीडर ना बन करके हम लाडर बन जाते हैं, आदेश देना चालू करते हैं। और टीम आदेश से नहीं चलती है, टीम जिम्मेदारी से चलती है। तो वो एक अलग सोच के लोग हैं। अब जो जनरेशन आ रही है उनको आप एक मैसेज देना चाहोगे कि जो आपने मेहनत करी है, क्योंकि इस चीज़ को वो मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि जब हम आए तो हमें क्विक रिजल्ट मिलने चाहिए, फटाफट हमें उस चीज़ का आउटपुट मिलना चाहिए, हमने जो भी किया। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे टाइम लगता है इस काम में? एक सर, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, कंपनीज भी आपस में सोशल मीडिया पे डिफेम करती हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी के बारे में बोलती है। ऐसे कुछ लीडर्स भी हैं जो एक कंपनी के लीडर दूसरी लीडर के बारे में कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे भी बोलते हैं, चाहे वो कंपनी चेंज करने के ऊपर हो या उनका कोई लीडर चला गया दूसरी कंपनी में, तब बोलते हैं। तो वो कहाँ तक आप सही मानते हो? क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा किया है? आप 90% लोगों से गाली की परिभाषा पूछ लीजिए, किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन दिए जा रहा है, एक से एक गाली दिए जाता है, सुने जा रहा है, लेकिन परिभाषा नहीं आता है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग लोग किए जा रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं, लेकिन रियल डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा लोगों को नहीं पता। मेरा अपना खुद का ऐसा मानना शुरू से रहा है, ज़्यादा दिखावा और बड़ी बातें, ये दोनों जब एक साथ होती है और जब इसका रिजल्ट बैक में मिलता है तो फिर आप संभाल नहीं पाते। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। दोस्तों, हम नेटवर्किंग के दीवाने पॉडकास्ट के थ्रू आप तक इंस्पिरेशनल कहानियां लेकर आते रहते हैं। आज एक ऐसे लीडर की कहानी हम लेके आए हैं जिन्होंने टीन शेड से अपनी जर्नी शुरू करी। प्रॉपर घर नहीं था, पिता का साया नहीं था, माँ ने दाई का काम किया, पर फिर भी उन्होंने सच्चाई की राह नहीं छोड़ी। उन्होंने निरंतर संघर्ष किया, ईमानदारी नहीं छोड़ी, और कड़ी मेहनत से उन्होंने सफलता के आयाम छुए। दोस्तों, हमने पहले भी फेम शो में उनके साथ मुलाकात की थी, जहां उन्होंने बताया था
कि सोने की चेन और घड़ियों से भी बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है। जहां लोग मजाक बनाते हैं कि नेटवर्किंग में शोबाजी बहुत है, वहीं कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो मानते हैं कि सोने की घड़ियां, चेन, ब्रेसलेट पहनना सही है, उससे बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं एक नए पहलू को समझने के लिए? दोस्तों, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हाइप का जो न्यू फीचर आया है उसे ज़रूर यूज़ करें। आप इस पॉडकास्ट को हाइप करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। हम और भी ऐसी वीडियोस आप तक लेकर आते रहेंगे। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार मैम, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके इस शो के इस पॉडकास्ट के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सर का। आज ये मौका मिला और इस इंडस्ट्री में जो आप लोगों ने ये स्टैंड लिया है, ये शायद बहुत आवश्यकता थी। और एक नेटवर्किंग के दीवाने के माध्यम से रियल नेटवर्क क्या होता है, रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसको जानने का मौका सच्चे और अच्छे लीडरों के माध्यम से जो आप लोग परोस रहे हैं लोगों के सामने। तो अब तक लोगों ने खीर बोल के रायता परोसा है, लेकिन अब वाकई खीर क्या होता है उसका टेस्ट मिलेगा आपके माध्यम धन्यवाद से। सर, सारा क्रेडिट आप जैसे लोगों को जाता है जो आते हैं कैमरा के सामने बोलने को तैयार रहते हैं, अपनी रियल कहानियाँ शेयर करते हैं जो लोगों को इंस्पायर करती हैं। तो सर सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि कैसे आपका पीछे बैकग्राउंड क्या रहा सर, क्या आपकी लाइफ थी डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले? मैम, डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले तो लाइफ अगर कहा जाए तो जीरो से भी नीचे थी और बैकग्राउंड कुछ खास नहीं रहा है। बहुत ही लो परिवार से हम लोग आते हैं और 4 साल की एज में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। और जब तक वो जीवित थे तब तक मेरी माँ ने सारे सर्वस्व लगा दिए थे उनको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी सब कुछ लगाने के बाद भी उनको बचा नहीं पाई। और स्थितियाँ इतनी डैमेज थी कि एक टाइम भोजन के लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ता था। तो जब पिताजी का देहांत हुआ था उस समय डेयरी का काम पिताजी करते थे, तो 2-4 गाय थी जिससे माँ ने आगे बढ़ाया, लेकिन आगे चल के दिक्कतें चालू हुई तो मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी। गायों में सुबह से उठ जाना, लगना, खिलाना पिलाना, फिर दूध निकालना, उसको ले जाके पहुंचाना। तो माँ ने मेरे हॉस्पिटल में दाई का काम पकड़ा और 14 साल एक ही जगह हमारे गृह जनपद गोरखपुर के अंदर गोरखनाथ चिकित्सालय में दाई के पद पे उन्होंने 14 साल काम किया है। और मुझे याद है कि 800 रुपये महीने से उनका काम चालू हुआ था और जब उनका काम मैं ड्रॉप करवाया तो 10,000 रुपये महीने पे उनकी सैलरी थी। और मैं खुद अपनी फ़ीस के लिए 8 साल की उम्र से पार्ट टाइम शाम के टाइम एक मेडिकल स्टोर पे मैं जाके काम करना चालू किया था, जिसमें जब मैं रात में 9 साढ़े 9 बजे निकलता था तो उस समय 5 रुपये मेरे हाथ पे दिए जाते थे उस दुकान के मालिक श्री आशीष सिंह के द्वारा। जागृति मेडिकल स्टोर मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सिलसिला चलता रहा और मैं लगभग हाई स्कूल तक ये काम किया। और हाई स्कूल में जब मैं गया तो फिर मैं नाइट ड्यूटी हॉस्पिटल की भी चालू कर दिया वार्ड बॉय के रूप में। तो दिन रात काम करके कारवां बढ़ता रहा। मेरी लगभग 15 साल मेडिकल स्टोर और 9 साल हॉस्पिटल में लगातार वर्क किए। फिर एक कुछ लोगों ने संगत में बोला कि दिखते ठीक हो, बोलते ठीक हो, तो क्यों नहीं ट्राई करते। तो मेरा एक ड्रीम जगह टीवी पे आने का। तो मैं कुछ अपने संबंधियों से पूछा तो एक हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं जो मीडिया लाइन से ऑलरेडी थे, तो उन्होंने कहा कि आप मास जर्नलिज्म कर लो तो मैं कुछ देख लूँगा। तो वहाँ से मैंने न्यूज़ 24 नोएडा से ही मैंने कंप्लीट किया और मेरा पहला ही सिलेक्शन जी न्यूज़ में। क्या बात है सर, ये बात तो फैक्ट है कि आप दिखने में बहुत अच्छे हैं और बढ़िया आपका मास कम्युनिकेशन का भी रहा होगा। पर सर उस तरफ चलने से पहले मैं ये एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या जिन बच्चों की माएँ संघर्षपूर्ण जीवन जीती हैं वो अपने सामने अपनी माँ को काम करते हुए देखते हैं, मुझे लगता है उन बच्चों की परवरिश इस तरीके से हुई होती है कि वो तैयार हो जाते हैं कि आगे जो है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या उन बच्चों में कुछ इनबिल्ट एक चीज़ आ जाती है? जैसा कि ऐसा मेरे साथ अब होता है, जैसे कि जो पिछले 5 वर्षों में हमने उपलब्धियां हासिल की है, तो एक होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब पैसा आता है आदमी को घमंड होना चालू हो जाता है, या जब कम एज में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती तो आदमी संभाल नहीं पाता है। मैं भी पहले ईश्वर को बहुत कोसता था
क्योंकि मेरे सामने मेरे क्लासमेट के बच्चे खेलते थे और मैं काम करने जाता था। मैं स्कूल से आता था तो मैं पहले स्कूल का काम कंप्लीट करता था, चूँकि मुझे जाना होता था काम करने के लिए। तो ईश्वर को मैं बहुत कोसता था। बीच में मैं आपको बता दूं 2-3 साल ऐसा रहा कि मैं नास्तिक टाइप का भी हो गया था, मानता ही नहीं था ईश्वर भी कुछ होता है। लेकिन धीरे धीरे जब अब सारी चीज़ें जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, अब पता चलता है ईश्वर आपको तैयार करता है। तो मेरा एक पर्सनल कोट है जो बहुत वायरल भी हुआ था मेरा सोशल मीडिया पे, कि आपके जीवन में जितनी बड़ी घटना घटेगी उतनी ही बड़ी योजना ईश्वर ने आपके लिए बना के रखी है। तो मेरे जीवन में घटनाएं उस समय से घटी मुझे रेडी करने के लिए, और वही देन है कि आज कुछ भी मिला, कितना भी फेम मिल गया है, पैसा आता है, उसके बावजूद धरातल पे बने रहने का एक संघर्ष। और मेरी माँ का वो दिन मैं याद करता हूँ जब मैं कभी कभी उसको दोपहर में लंच के लिए टिफ़िन लेके जाता था, तो मेरे आँख के सामने ही लंच के टाइम पे वहाँ के सीनियर स्टाफ डांटा करते थे, यहाँ नहीं साफ़ है, वहाँ नहीं साफ़ है, बाद में खा लेना, अभी चाय बना के लाओ। तो मुझे तकलीफ़ होती थी, लेकिन कुछ उस समय था नहीं ऐसा कुछ किया जाए। लेकिन महत्वाकांक्षा मेरे अंदर शुरू से है, एम्बिशियस मैं शुरू से रहा हूँ, और उसी महत्वाकांक्षा की देन है मेरे मन में आता था। और रियल मैं बताऊँ, सबसे बड़ी मेरी महत्वाकांक्षा अगर कुछ थी तो कभी जब हम लोग शादी विवाह के टाइम में रिलेशन में जाते हैं, तो रिलेशन में जब हम लोग पहुँचते हैं तो 2 तरीके के रिलेटिव होते हैं। उसमें हमने अपने आप को फ़ील किया दूसरे टाइप वाला। कैसे फ़ील किया? जब हम लोग जाते थे तो हमारे लिए स्पेशल कुछ नहीं होता था, और वहाँ काम करने के लिए लगा दिया जाता था, ये ला दो, वो ला दो, कुर्सी लगा दो, ऐसा कर दो। लेकिन वहीं मेरे ही चाचा जो पैसे वाले थे, जब वो जाते थे तो ना उनके लिए कोई काम बोला जाता था, उनके लिए स्पेशल चेयर आता था, उनके लिए स्पेशल मिठाई पैकिंग आती थी। तो मुझे लगा ऐसा क्या है, रिलेशन इनसे भी है, रिलेशन हमसे भी है, रिलेटिव मैं भी हूँ, रिलेटिव ये भी, इतना अंतर क्यों? तो हाँ, मुझे समझ में आया औकात का अंतर है। तो वो महत्वाकांक्षा थी मेरे अंदर। मैंने उस दिन प्रण किया था कि एक दिन तो आएगा देवव्रत मौर्य, किसी भी रिलेशन में तुम जब एंट्री मारोगे, पूरे रिश्तेदार एक तरफ, सबकी निगाहें तुम्हारे तरफ। पर अभी भी आपको, जैसे आप सक्सेसफुल हो गए हो, अब तो पैसा भी है, सब कुछ है, फेमस भी हो आप, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो, अब आपको लगता है कि सच में औकात पैसे से ही आती है? बिल्कुल सच है। आज की दुनिया, अगर परिवार में माँ को छोड़ दिया जाए, अपनी अर्धांगिनी को छोड़ दिया जाए, तो शायद दुनिया आपका औकात पैसे से ही आकलन करती है। ये बहुत दुखद है, क्योंकि पैसे से बढ़कर भी बहुत सारी बहुत skills हैं, जी आपके अंदर हुनर जो है जी। वो भी मैटर करता है। लेकिन आज के ज़माने में हुनर क्या है, ये बात की आज आप देख लीजिए, बहुत ऐसे सारे हुनर हैं जो रोड पे ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज जिसके पास पैसे हैं, विदाउट हुनर, उनके पीछे 10 लोग चलने वाले हैं, उनकी जी हजूरी करने वाले हैं, उनके हर एक बातों पे एकदम सीरियस खड़े रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज के ज़माने में पैसा बहुत मैटर करता है औकात को दर्शाने के लिए। ये दुर्भाग्य, मैं कहती हूँ कि हमारे देश का दुर्भाग्य, हमारे समाज का दुर्भाग्य। चलिए सर, फिर चलते हैं, जर्नलिज्म आपने करी, तो वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग कैसे आप उस क्षेत्र में पहुँच गए? उस क्षेत्र में मैं ऐसे पहुंचा कि चीज़ें, जब वहाँ मैंने एंट्री मारा तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हिडन रहती है, जब आप एंट्री मारते तब समझ में आता है। जैसे देखने में पानी तो लगता है कि हाँ बह रहा है, लेकिन जब आप उतरते हैं नदी में या किसी तालाब में तब लगता है गहराई कितनी है। तो जब मैं इस लाइन में गया तो थोड़ा सा मेरा नेचर मैच नहीं कर रहा था। डायरेक्ट सेलिंग मैं लाइजनिंग करने वाला नहीं था, न्यूज़ की बात बता रहा हूँ, लाइजनिंग करने वाला नहीं था। तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी अपने सीनियरों से, वहाँ भी ये करो तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, ये करना चाहिए, यहाँ मैनेज कर लो, तो मैं मैनेज करने वाला नहीं था। आप समझ सकते हैं इशारों में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरी माँ ने एक शब्द बोला था मुझे, आज भी वो चीज़ें मुझे बहुत प्रेरित करती है कि बेटा हम चटनी रोटी पूरी ज़िंदगी खाएंगे, कभी 2 नंबर का पैसा घर में ना लेके आना। हम टीन सेट में एक ही कमरे में पूरी ज़िंदगी काट देंगे, लेकिन 2 नंबर का पैसा ना लेके आना। वो बातें बार बार क्लिक करती थी। मैं भी तलाश में था कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, कोई बैकग्राउंड सपोर्ट था नहीं, कोई ऐसा चीज़ें था नहीं कि पूंजी थी चलो कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग हमको सन 2012 से कोई ना कोई टकराता था, बताता था, मुझे भी ऐसे ही लगता था बोलते, क्योंकि मैंने सफलता कम देखी थी डायरेक्ट सेलिंग में, असफलताएँ ज़्यादा देखी थी। जो लोग बोलते थे वो धरातल पे नहीं दिखता था। तो मेरे भी मन में वही था जो आज लोगों के मन में चलता है।
लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं इसको एक बार अपने से सर्च किया जाए, क्या सही है क्या गलत है, इसमें कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ जाना चाहिए, आखिर इसमें जो लोग सफल हैं तो क्यों सफल हैं, और आज अगर कंसिस्टेंसी में पे आउट ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। तो एक चीज़ समझ में आया मुझे कि दो तरीके की कंपनियां हैं, एक बाजार पे काम कर रही है और एक बाजारवाद पे काम कर रही है। अगर आप बाजारवाद की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ दिन के लिए सफल हो सकते हैं, फिर आपको बैक होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाजार पे काम कर रहे हैं तो लाइफ टाइम आपकी डिमांड रहेगी और आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो बाजारवाद मीन्स क्या, ज़बरदस्ती चीज़ों को ढालना, ड्रीम दिखा करके। लेकिन बाजार का क्या, जो डिमांड है उस पर ड्रीम कंप्लीट कराना, ये दोनों में बहुत अंतर है। बाजारवाद में हम वो फेक कंपनीज ले सकते हैं जो सिर्फ मनी सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन, क्विक मनी, इजी मनी। और आज का यूथ हमारा जो भटक रहा है, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव मिस्टर कमल नारायण साहू सर से सीखा है कि नेक नियत, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सिंगल माइंड। तो कड़ी मेहनत, सिंगल माइंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रातों रात ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग सफलता का शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपको तो जाना तय है। तो ये चार चीज़ें मुझे बहुत प्रेरित की और आज भी मैं उसी फार्मूले पे काम करता हूँ। मुझे वो दिन अपना याद आता है कि मैं जब निकलता था तो 30-30 दिन, 60-60 दिन, घर क्या है, परिवार क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ त्याग करके मैंने अपना टीम बिल्ड किया। और आज आपके आशीर्वाद से 3 लाख से प्लस की टीम है अपने पास। और हमारा जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें जो टॉप रैंक है मेरा इसी 2026 जुलाई में कंप्लीट हो रहा है। तो सर जैसे आपने बताया ना, मेहनत और मेहनत और ईमानदारी, जो जो स्किल्स आपने बताए, आजकल की जो जनरेशन है, जो जेनजीज आ रहे हैं, जो 2000 के बाद के जो लोग हैं, ये लोग क्या हैं, ये उस चीज़ में बिलीव नहीं करते, थोड़े अलग टाइप के। आपने भी देखा है, आप भी रोज़ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सब लोगों से मिलते हैं, तो वो एक अलग सोच के लोग हैं। अब जो जनरेशन आ रही है उनको आप एक मैसेज देना चाहोगे कि जो आपने मेहनत करी है, क्योंकि इस चीज़ को वो मानते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि जब हम आए तो हमें क्विक रिजल्ट मिलने चाहिए, फटाफट हमें उस चीज़ का आउटपुट मिलना चाहिए, हमने जो भी किया। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे टाइम लगता है इस काम में, डायरेक्ट सेलिंग में? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा मैम कि देखिए, हम आज हों, चाहे हमारी पिछली पीढ़ी रही हो, चाहे उनकी पिछली पीढ़ी रही हो, जब से शिक्षा चालू हुई है तब से हमारा आज का भी बच्चा अगर पढ़ेगा तो 1 2 3 से ही शुरुआत करेगा। बिल्कुल। और हमारे पूर्वज भी पढ़े होंगे तो 1 2 3 से ही शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आज मैं चाहूँ कि 1 2 3 नहीं, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करूँगा, मैं LKG UKG नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करूँगा, तो ये संभव नहीं है। और इसके बीच में ना आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे और ना आप 1 2 3 को भी पकड़ पाएंगे। तो आज के जनरेशन में ये बहुत बड़ी गैप है। वो डायरेक्ट PhD होल्डर बनना चाह रहा है, डायरेक्ट PhD होल्डर बनना चाह रहा है। और डायरेक्ट PhD होल्डर बनने में सबसे बड़ा खतरा खुद पे होता है कि आप कब पकड़े जाएं का मतलब कब आप फेल हो जाएं। दूसरा, जिसको आप हाथ पकड़वाएंगे अपना, उसका तो फेल होना तय है आपके साथ साथ। तो ये डायरेक्ट PhD होल्डर ना बने, मेरा यही कहना है। हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनी हुई है, तो शुरुआत वहीं से होगी। और मेहनत और समय दोनों आपको देना ही पड़ेगा, बशर्ते जो आप वहाँ 40 साल में करोगे, यहाँ 4 साल 5 साल में हो सके आपके अंदर समझने की शक्ति या किसी चीज़ को पकड़ने की शक्ति कम हो, तो आप 4 साल के बजाय 8 साल में सफल होगे। लेकिन अगर आप टिके हो, सिंगल माइंड में हो, तो सफलता तय है। बिल्कुल सर। तो हम वहाँ थे कि आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर ली। जी। आप जब ज्वाइन कर ली तो आप एकदम ही सक्सेसफुल हुए, एकदम ही आपने लेवल अचीव कर लिए सारे, या कोई दिक्कत आपको भी आई? दिक्कतें तो आती है। मुझे याद है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया तो मुझे इसका कुछ डी भी नहीं मालूम था, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो जब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से, इस बिज़नेस में होता क्या है, जब हम किसी को सुनते हैं और जब समझ लेते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होकर के, कॉन्फिडेंस जोश के साथ, तो अब तो फाड़ के रख देंगे। और फाड़ते किसके दम पे? अपने लोगों के। इनको बोलूँगा ये कर लेंगे, इनको बोलूँगा ये कर लेंगे, मेरे पास तो ये है। तो मेरे पास भी एक सर्कल था, वो फैमिलियर हो या हमारे फ्रेंड्स में हो या फिर हमारे दूर के जानने वाले हो। तो जब मैं जाना चालू किया तो उसमें से लगभग 95% लोगों ने ना बोलना चालू किया। यहाँ तक कि आज मेरे टीम में एक हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे बाद सबसे टॉप अर्नर हैं मिस्टर मुनीम निषाद जी। तो मुनीम निषाद जी के पास मैं उस समय कोविड का टाइम था जब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत किया था 8 अप्रैल 2020 को। तो मैं मई जून में उनके पास गया था।
सेकेंड फेज था कोविड का, तो जून में मैं जब पहुंचा तो वो बैठे थे, तो मुझे दूर बैठा है, क्योंकि मैं सिटी से गया हुआ था, उनका घर थोड़ा सा देहात में पड़ता है, तो उन्होंने कहा शहर वाले कोरोना लेके घूम रहे हैं, ठीक है। तो हम कहे कि अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं, कि अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपके बारे में मैंने सुना है आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। मैं नया था, तो जब उन्होंने इतनी बात सुनी तो उन्होंने, जब मैं बताना अपनी चीज़ों को चालू किया तो उन्होंने कहा और कुछ है आगे बढ़ो। फिर मैं एक लाइन बोलता था, उन्होंने कहा और कुछ है आगे बढ़ो। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा हुआ, ये आदमी कैसा यार, सुन भी नहीं रहा, कर आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद हमने कहा सर ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल करना, अच्छा लगेगा तो आप मुझे ज़रूर रिप्लाई करना, करना ना करना बात की बात है। तो उन्होंने कहा कि कितने दिन से नेटवर्किंग कर रहे हैं, हम क्या अभी शुरुआत किए हैं। तो उन्होंने कहा कितनी उम्र है आपकी, तो हमने, उस समय मेरी एज 28 साल थी, तो मैंने कहा 28 साल। तो उन्होंने कहा बाबू जितना तुम्हारी उम्र है उतना दिन से ही काम हम कर रहे हैं, और हमको आप मत सिखाइए, हाँ दे दीजिए जो लेके आए हैं, देखते हैं क्या होगा। लेकिन ऐसे ऐसे रिजेक्शन का भी सामना किए, लेकिन उस रिजेक्शन का सामना करने का नतीजा ये रहा कि आज मुनीब सर मेरे पास 5 साल में 5 CR बना चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो रिजेक्शन तो मिलते हैं इसमें, 95% लोग आपको ना बोलेंगे और नाराज़ होंगे। और मैं तो समझाता हूँ अपने लोगों को, जब हम नाराज़ लिखते हैं हिंदी में, तो ना को अलग करिए, संधि विच्छेद कीजिए, फिर प्लस राज होता है। तो जहाँ जितना ज़्यादा ना सुनने को मिलेगा, राज करने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। तो इसलिए मैंने बहुत लोगों को नाराज किया तो ना हटता गया और राज करता गया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। तो अगर अब देखें तो 6 सालों में आपने बहुत ही शानदार टीम बनाई है, जो कि हम देखते हैं, और बहुत ही कामयाब हुए हैं सर। उसके पीछे के राज क्या है, क्या आप वो 5 टिप्स दे सकते हैं आज के लीडर को जो ऐसी ही टीम बनाना चाहता है? सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी मानसिकता क्या होती है कि हम पहला माइंडसेट कर लेते हैं कि मेरे करने से उनको जाएगा। तो पहली बात तो लीडरशिप, अगर आप बड़ा करना चाहते, बड़ी टीम खड़ा करना चाहते हैं, कोई आ गया पोजीशन में आ गया, आपके करने से ही अगर पैसा जा रहा है, तो आप ये मान लो कि किसी जन्म का उधार था, इसी बहाने कट रहा है। मेरे बहुत ऐसे सारे लीडर हैं जो शुरुआती दौर में बहुत इग्नोर करते थे मुझे, लेकिन मैं खुद काम कर करके जब उनका पे आउट 40,000 महीने 50,000 महीने जाने चालू हो, तो वो लोग काम करना चालू किए, और आज वो अच्छे इनकम पे है, महीने के 3 लाख 4 लाख 5 लाख महीने की इनकम पे है। आज वो लोग मुझे काम करके मेरा इनकम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहला चीज़ तो ये लीडर के माइंडसेट से निकालना है कि हमारे करने से किसी को जाता है। ये टीम वर्क है, आज आप कर रहे हो, कल आपकी टीम में भी लोग करेंगे, तो उनके करने से आपको आएगा। तो क्या आप बोल दोगे कि आपका जो करने से आ रहा है मुझे मत दीजिए? तो ये कड़ी बाई कड़ी चीज़ें चलती रहेगी। दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी व्यक्ति के उम्मीदों को लेकर के आप अपने आप को निराश ना करें। और एक लीडरशिप का मतलब होता है जिम्मेदारी, हर चीज़ की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। मैं आपको बताऊं, कोविड का टाइम था, मेरा कोई अपलाइन नहीं था, मैं खुद बात करके सिस्टम चालू किया था। मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था कि पहला प्लान चलो तुम्हारे साथ दिखा दूं, प्लान ऐसे दिया जाता है। हर चीज़ मैंने सोशल मीडिया के जरिए सीखा, एक एक चीज़ सीखता गया। और अकेले ही चलने और जिम्मेदारी लेने का मुझे वो दिन याद है जब मैं पहला मीटिंग किया था, थोड़ा सा जब छूट मिला था, 7 लोग थे मेरे मीटिंग में मात्र। जब हम लोग 2 फीट की दूरी पे बैठाते थे लोगों को मास्क लगा करके, और आज वही गोरखपुर है, 7 लोगों, शांति मैरिज हाल, अब तो वो होटल बन गया कूड़ाघाट चौराहे पे। और आज गोरखपुर का सबसे बड़ा कोई हाल होगा, वो देवव्रत मौर्य के मीटिंग को संभाल नहीं पाता है। 7 से लेके आज हजारों की मीटिंग होती है गोरखपुर में। तो ये जो सफ़र रहा, इसके पीछे दूसरा पॉइंट जिम्मेदारी लेना। मैंने जिम्मेदारी लिया, मैं पहले खुद बैनर लगाता था, खुद कुर्सी लगाता था, खुद कुर्सी पोंछता था, खुद फूल लेके आता था, खुद चीफ गेस्ट बन के जाता था, खुद प्लान दिखाता था, खुद क्लोजिंग करता था, खुद फॉलो अप करता था। लेकिन आज का लीडर ये करना नहीं चाहता। वो तो पहले ही बहुत बड़े रैंक पे आ जाता है, और वो ये चाहता नहीं है कि मैं करूं। और हर चीज़ की, तीसरे लीडरशिप में अगर कुछ करना है, हर चीज़ की अपनी कीमत है, कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो मेरे पास रास्ते हैं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसकी मिनिमम कीमत मौत है। तो हर चीज़ की अपनी कीमत है। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस स्टूडियो तक, जो भी रास्ते में चीज़ें लगे उसकी कीमत हमने चुकाई है। आपने इतना बड़ा सेटअप बैठाया है, कीमत चुकाया। यहाँ तक कि हमने नाश्ता भी किया, उसका भी कीमत चुकाया है। थोड़ी देर की सुंदर लगने के लिए हम अपने
सैलून में कीमत चुकाते हैं तो पूरी ज़िंदगी को खूबसूरत करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हर लीडर को एक ही मैसेज दूंगा, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। कीमत सिर्फ पैसा नहीं होता है। अगर आपको सुबह जगना अच्छा नहीं लगता है, अगर आप सफलता के लिए जगना चालू करते आप कीमत चुका रहे हैं। आपको फैमिली के हाथ का खाना अच्छा लगता है, आप फैमिली को छोड़ के बाहर रहते हैं, ये आपने कीमत चुकाया है। आपको ट्रेन में चलना अच्छा नहीं लगता है, स्लीपर में चलना अच्छा नहीं लगता है, ऑटो में चलना अच्छा नहीं लगता है, अगर आप चल रहे हैं तो ये आपने कीमत चुकाया है। ये सब छोटी छोटी कड़ी मिल करके यही कीमत चुका चुका के लोग बड़े बनते हैं। बिल्कुल शानदार सर, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। ये जो आपने कीमत वाली बात बोली, इसी से आती है कंफर्ट जोन वाली बात, कि लोग आज अपना कंफर्ट जोन, जैसे अब आप भी एक बहुत बड़े लीडर बन गए हो, फिर भी आप अपना काम कर रहे हो तो फैमिली से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि फैमिली को टाइम देना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना सबको अच्छा लगता है। बट अपने वीकेंड्स, जो इंसान बिजनेस में है या डायरेक्ट सेलिंग में है, उनके कोई वीकेंड्स नहीं होते। संडे यूजुअली मीटिंग्स होती हैं सब जानते हैं। तो संडे को जब चाहते हैं बच्चे के साथ रहें उनके मम्मी पापा, तब वो लोग जाते हैं बिजनेस करने। तो उस चीज़ को सर आप कैसे एक नए इंसान को बता सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने तो वो टाइम गवा दिया, अब रह क्या गया एंजॉय करने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में तो सबसे बड़ी, अगर मैं संभावनाएं ढूंढ पाता हूं तो सबसे बड़ी संभावना यहाँ जो सबसे ज़्यादा काम किया जाता है टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम पे। टाइम फ्रीडम यानी कि आप देख लीजिए, आज मैं बहुत ऐसे अपने रिलेटिव को जानता हूँ, अपने मित्रों को जानता हूँ, जहाँ फैमिली छोड़ने की बात आती है, आज कोई कतर है, कोई बहरीन है, कोई दुबई है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है, 2-2 साल 4-4 साल वो घर नहीं आते हैं। पता क्या चला, शादी हुई और वो निकल गए कनाडा, बच्चा हुआ 5 साल का हो गया तब वो वापस आ रहे हैं, और मम्मी समझा रही है तुम्हारे पापा है। तो उससे तो कम संघर्ष हमारे डायरेक्ट सेलिंग में है, कम से कम महीने 2 महीने पर हम वापस आ जाते हैं। और वो जो 4 साल दे के भी अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे, फैमिली को छोड़ करके भी, हम फैमिली के पास रह कर भी महीनों महीनों में भी अगर वापस आ जा रहे हैं, हम 5 साल के बाद जिस पोजीशन पे होंगे शायद वहाँ 50 साल में भी नहीं हो पाएगा। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जहाँ कुछ चंद ज़रूरत के लिए अगर हम फैमिली देश को छोड़ सकते हैं, तो यहाँ अपनी पूरी ड्रीम को पूरी करने के लिए कुछ महीने के लिए तो फैमिली छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, कहीं मैंने सुना था कि राम जी भी वनवास गए थे तभी उन्होंने कुछ पाया था, वो अपनी सोसाइटी को कुछ दे पाए थे। तो क्या आपको लगता है घर छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है? कुछ लोग घर छोड़ के ही राज़ी नहीं होते कि मैं, कौन खाना देगा मुझे, कौन मेरी चीज़ें करेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और 100% कमिटमेंट एक लीडरशिप के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा और 100% कमिटमेंट। जैसे देखिए, हम हिंदू धर्म से आते हैं, नवरात्र अभी बीते हैं, दशहरा बीते हैं। नवरात्र में सब लोग कहते हैं कि हे माँ मुझे ये कर दो, हे माँ मुझे ये करवा दो, हे माँ मेरा ये मनसा पूरी कर दो। लेकिन हम क्या अपना कमिटमेंट पूरी करते हैं? हिंदू धर्म में 90% लोग नवरात्र के 9 दिन व्रत नहीं रहते और मांगेंगे 9 गुना, और उनका कमिटमेंट क्या रहेगा? हम हर कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन वो व्रत क्या रहेगा? चढ़ती उतरती। तो कमिटमेंट चाहिए। हमारे मुस्लिम भाई में देख लीजिए, रोज़ा उनके में एकदम 100% फ़र्ज है रोज़ा रहना, लेकिन 90% मुस्लिम 30 रोज़ा नहीं रहते। 5 वक्त का नमाज उनके में फ़र्ज है, अदा करना ही करना है, लेकिन नहीं करते। आज 80% मुस्लिम को 5 वक्त की नमाज का नाम नहीं पता है, क्योंकि कमिटमेंट हमने भूल रखा अपना। तो एक लीडरशिप के अंदर कमिटमेंट, अगर आपने कुछ तय कर लिया है तो उसको आप पहुंचाइए ही वहाँ तक। बिल्कुल सर, मैं कहूँगी कि आपकी खुशनसीबी थी कि आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है एक अच्छी कंपनी में आना भी एक बड़ी बात है डायरेक्ट सेलिंग में? क्योंकि अगर आप पहले ही किसी ऐसी कंपनी में आ गए जो मनी सर्कुलेशन है या कुछ है, तो आप पूरे ज़िंदगी भर के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। प्रारब्ध तो होते हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, और अच्छी कंपनी भी फर्स्ट टाइम में मिल जाना ये भी सौभाग्य की बात है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। क्योंकि मैंने एक बात अभी आपसे बोली कि जितनी बड़ी घटना उतनी बड़ी योजना। जब मैं मार्केट में निकलना चालू किया तो मुझे बहुत सारे शब्द सुनने को मिले डायरेक्ट सेलिंग से। जब मैं थोड़े अपने कंपनी के 3-4 रैंक अचीव किया, मैं जब कुछ लीडरों से मिलना चालू किया कि आप भैया डायरेक्ट सेलिंग करते थे आप मेरे, तो वो एक शब्द बोलते थे, कुछ पावर मिलेगा क्या, कुछ सेटिंग मिलेगी क्या, कुछ एमजी मिलेगी क्या। तो मैं समझ नहीं पाता था, और मैं अपने गुरु को फ़ोन लगाता था रात में जब फील्ड से जाता था, सर ये एमजी क्या होता है?
ये पावर क्या होता है। तो हमको समझाते थे ये सब चक्कर में मत पड़ो, ये कुछ दिन के लिए होता है, बाद में सारी चीज़ें जीरो होनी है। तो अब धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आ रही। मैंने ऐसे ऐसे लीडरों को देखा है कि आज केवल इन्हीं 3 शब्दों के कारण वो अपनी अच्छी लीडरशिप को भी भुना नहीं पा रहे हैं, और जगह जगह भटक के अपने भी भटक रहे हैं और अपने माध्यम से न जाने कितने लोगों को भटका रहे हैं। बिल्कुल सर, आपको कभी ख्याल नहीं आया क्या किसी ने आपको ऑफर किया कि आप हमारी कंपनी में आ जाइए, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, हम आपको ये सेटिंग देंगे? क्योंकि ये सेटिंग वाला जो है ट्रेंड डायरेक्ट सेलिंग में बहुत है। मुझे 7वें महीने ही ऑफर आया था, क्योंकि मैं वाईटेम इंडिया की शुरुआत 8 अप्रैल को जब किया था, तो मेरा पहले महीने का पे आउट जो था वो 4200 रुपये था। मेरा दूसरे महीने का जो पे आउट था वो 11,171 रुपये का था। तीसरे महीने का पे आउट 22,240 रुपये का है। चौथे महीने का मेरा पे आउट 33,000 का था। 5वें महीने का 63,000 था। 6वें महीने कोविड का सेकेंड फेज बहुत चरम पे था, तो उस समय निकल नहीं पा रहे थे हम लोग बहुत ज़्यादा, तो फिर 22,000 का मेरा पे आउट था। लेकिन 7वें महीने का मेरा पे आउट 1,63,000 का गया, और तब से आज तक मेरा बैक नहीं हुआ, हमेशा पे आउट बढ़ा ही है। मेरा हाईएस्ट पे आउट यहाँ से 67 लाख रुपए महीने तक मैंने लिया है, 67 लाख। तो एक चीज़ उसमें मैंने उस सफ़र में देखा कि जब मैं 1,63,000 पे पहुंचा तो मेरे पास कई कॉल आने चालू हो गए। जब सोशल मीडिया पे मेरा प्रमोशन हुआ और ये हुआ कि इतने की टीम हो गई, इतने कम समय में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग, तो मुझे कई ऐसे ऑनर थे कंपनी के जिन्होंने कॉल किया कि आपको ये कर दे रहा हूँ, आप आ जाओ, आपको ये गाड़ी भेज दे रहा हूँ, ऐसा कर दे रहा हूँ, आप टीम शिफ्ट कर लो। बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन वही मैंने जो बात बोली, नेक नियत, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सिंगल माइंड हमारा स्लोगन रहा है। मैं अपनी टीम को ट्रेंड करता हूँ, मेरा डीएसआई का कार्यक्रम हो, ईबीओ का कार्यक्रम हो, तो उसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। लेकिन मार्केट में क्या चल रही है, करो दुकानदारी देखी जाएगी ईमानदारी। तो कहीं ना कहीं नीयत में भी बहुत अंतर है, और नीयत ही तभी साथ देगी जब नीयत आपका साफ रहेगा। तो हमने उनसे एक ही बात बोला कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारे जैसे भी बहुत लीडर मार्केट में, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, आप उनसे संपर्क करो, हमसे नहीं हो पाएगा। और आज केवल सिंगल माइंड की देन है कि आज वाईटीएम इंडिया में सबसे फास्टेस्ट जो भी रैंक है कंपनी का उसको अचीव किया, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 5 वर्ष के अंदर 13 CR को क्रॉस कर गया। क्या बात है सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बहुत अच्छा आपने काम किया है, बहुत शानदार काम किया है, तभी आप लोगों की नज़रों में आए हैं। पर मैं ये जानना चाहूँगी, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे थे तो आपकी माँ का क्या रिएक्शन था? मदर का रिएक्शन एक ही था, बेटा जो भी करना अच्छा करना, कम कमाना, लेकिन काम कभी गलत ना पकड़ना। तो जब मैं चालू किया तो मेरी माँ तो नहीं विरोध की, लेकिन कई रिलेटिव के लोग, चाचा लोग, अरे ये कौन सा काम है, ये सब कल दरवाजे पे लोग आ जाएंगे, ये है वो है। तो माँ ने, जाहिर सी बात है बच्चे को लेके परेशान होती है, माँ से ज़्यादा कौन समझ सकता है एक बच्चे को। तो उन्होंने समझाया, बाबू कुछ ऐसा तो नहीं। हमने कहा भरोसा रखो, कुछ ऐसा नहीं है, कोई दरवाजे पे नहीं आएगा, और आशीर्वाद बनाए रखना कि हम सद्बुद्धि में रहें और दिन पलट जाएंगे अपने। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप काम करिए। तो अब आप जब रिश्तेदारी में जाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि पहले एक अलग तरीके का व्यवहार होता था, अब क्या सिनेरियो है सर? अब सिनेरियो वही है जो मेरी महत्वाकांक्षा थी। अब तो शायद पहले लास्ट में बोला जाता था कि ये शादी है, एक कुर्रम पूरा होता था कि आ गए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। लेकिन अब तो शायद डेट फाइनल होते ही कॉल आता है कि इस दिन मीटिंग ना रखिएगा, इस दिन कहीं रहिएगा नहीं। और वही रिश्तेदार जो उस समय मुझे बताने से बचते थे कि ये मेरा साले का लड़का है, या मेरा भतीजा लगेगा, या मेरा ये है, आज वही बिना पूछे बताते फिरते हैं। तो कोई ऐसा रिश्तेदार भी है जो प्रभावित होकर आपके बिजनेस के बारे में पूछता है या आने की कोशिश करता है? हमारे बिजनेस में हमारे मामा के लड़के ही है, रामजीत जी, वो रूबी है, भी डायमंड होने वाले हैं। देखिए, जब सफलता आती है ना तो बहुत सारी निगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। मैं आपको बताऊं, मेरा गोरखनाथ क्षेत्र में पिताजी के देहांत के बाद पिताजी को अलग कर दिया गया था, तो एक टीन सेट था, 3 साइड दीवारें नहीं थी, उसको घर भी नहीं बोला जा सकता, जिससे हम लोगों ने, मेरी माँ ने शुरुआत किया पिताजी के न रहने के बाद। तो उस क्षेत्र का सबसे कबाड़ घर मेरा था, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से उस क्षेत्र में सबसे शानदार मकान मेरा है। बहुत बढ़िया सर, हमें बहुत खुशी होती है जानकर के एक मेहनत आपने जो करी, एक ईमानदारी से जो आपने जीवन जिया, उसने आपको बहुत अच्छा फल दिया है, और लोग इससे सीख सकें कि ये चीज़ें भी काम करती हैं। नहीं तो लोग सोचते हैं बेईमानी से ही कमाया जा सकता है। जी,
तो जब मेरे मकान मैंने रेडी कराया, तो जब मैं ज़मीन ख़रीदा तो काफ़ी कास्टली है वहाँ पे ज़मीनें। तो मैंने जब ज़मीन लिया तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसी ने ख़रीदा है। तो लोग कई जगह पूछते थे सही में उसी का है, तो लोग बताते थे। फिर मैंने जैसे ही ज़मीन ख़रीदा तुरंत काम लगाया उस पे। तो काम जब मेरा चालू हुआ तो लोग अगल बगल वाले आते थे, कहते थे कि हाँ नहीं वो चलवा के छोड़ देंगे, अगले साल फिर काम होगा। जैसे लोगों का होता है, पार्ट बाय पार्ट चीज़ें चलती। तो मैं बहुत हंसता था। मेरा जो ठेकेदार था, जो मेरे इंजीनियर थे नक्शा वगैरह चीज़ें करने का, तो लोग हमसे कहते थे, ये आए थे ऐसे पूछ रहे थे। हम कहे ठीक है, आपको जो समझ में आए बोलते रहिए, उन लोगों को पूछने दीजिए। तो पहला फ्लोर रेडी हुआ, फिर दूसरे पे काम लगा। अच्छा दूसरा भी बनेगा? तो कहें हाँ दूसरा भी बनेगा। दूसरा बना, तीसरे पे काम चालू हुआ, तो तीसरा भी बन रहा है। कहाँ से ला रहा है, 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा है कुछ। फिर जब मेरा रेडी हुआ तो उसके बाद से मोहल्ले की जितनी निगेटिविटी थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, हमारे क्षेत्र में लगभग 500 मीटर के सराउंडिंग में, जब सबको पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग से और प्रोडक्ट बेस में, जहां 60 रुपए के प्रोडक्ट से शुरुआत करके इसने ऐसा किया है, तब लोगों को बिलीव होना चालू किया। और आज बहुत सारे ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत निगेटिव थे, लेकिन इस सफलता के बाद आज मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। क्या बात है सर, आपने भी एक जो है एग्जाम्पल सेट कर दिया डायरेक्ट सेलिंग में। और लीडर को एक ही चीज़ बोलूँगा, कभी किसी को आप विपरीत जवाब मत दीजिए। कोई कितना भी कुछ आपको विपरीत बोल रहा हो, आप मुस्कुराते रहिए, एकदम चलते रहिए। हो सके वही व्यक्ति कल आपको आपके बिजनेस में आके बहुत बड़ा बिजनेस दे के चला जाए। और मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, जिसने मेरा विरोध किया, जिसने मेरे खिलाफ बात किया, जिसने ये कहा कि ये देखो 2 नंबर का काम करता है, सुबह निकलता है, कब आएगा पता नहीं रहता है, रात में आता है, कई कई दिनों के बाद आता है। आज वही लोग, अगर मैं बात करूं तो आज महीने के करोड़ों के बिजनेस देते हैं मुझे। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव तरीके से जोड़ा। एक चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में कही जाती है, लोग स्टेज पर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जैसे आप हो, आपको कुछ आता है या नहीं आता, आप आ सकते हैं। तो क्योंकि आपने मास कम्युनिकेशन किया, आपने अपनी पढ़ाई भी करी, तो क्या आप मानते हैं कि इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है आपके बिज़नेस में, डायरेक्ट सेलिंग में इन चीज़ों का भी आपको हेल्प मिली, या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपकी डिग्री क्या है। और वैसे भी आने वाला 1 दशक के बाद डिग्री बेस नहीं, स्किल्ड बेस सारी चीज़ें होंगी। और डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती है कि आपको दुनिया की 2 सबसे महत्वपूर्ण स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल, आपको महारत हासिल कराता है। आपको हमेशा अंदर चाहत होनी चाहिए सीखने की। मैंने आज अपने गोरखपुर के अंदर की बात बताऊं, मेरा अनुभव रहा है। मैं उस बाइक मिस्त्री को भी जानता हूं जो अंगूठा छाप है, लेकिन आज वो इंजन खोलता है, पूरे इंजन को सही से बना के फिर से गाड़ी को रेडी करता है। और मैं उस इंजीनियर को भी जानता हूं जो पढ़ के बाइक बना रहा है, लेकिन वो उसको भी उसकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो दोनों में बस अंतर इतना है, एक जो है उसने सीखा है और आज भी सीख रहा है, और एक के अंदर एक घमंड है कि हम तो इंजीनियर बन के आए, डिग्री लेके आए हैं। ये चीज़ नहीं है, आप पढ़े लिखे हो तो भी, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी, विलिंग टू लर्न एंड लिसन, आपके अंदर सीखने और सुनने की चाहत होनी चाहिए। मेरे अपने ईबीओ कार्यक्रम में मेरा दूसरा पॉइंट ही यही है, विलिंग टू लर्न एंड लिसन। आपको हमेशा सीखने और सुनने के लिए तैयार रहना। आज परिवार में, आप व्यापार छोड़िए, अभी मैं परिवार को यहाँ जोड़ता हूँ। आज परिवार में तलाक ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? आज से 20 साल पहले जो रेशियो था, आज बहुत ज़्यादा हो चुका, और आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, ना सुनना। बेटा बाप का नहीं सुन रहा है, बाप बेटा का नहीं सुन रहा है, माँ बेटी का नहीं सुन रही, बेटी माँ का नहीं सुन रही, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं सुन रहा है, पटीदार पटीदार का नहीं सुन रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं सुन रहा है। सब सुनाने में लगे हैं, सुनने का कोई नहीं रख रहा है। पहले के ज़माने में सिर्फ एक चीज़ था, सुनने के लिए लोग तैयार रहते थे और बदलने के लिए लोग तैयार रहते थे, सीखने के लिए भी, सीखने के लिए। और ये 3 चीज़ अब गायब होती जा रही है। आज के डेट में आई नो एवरीथिंग, हर व्यक्ति सब कुछ जान गया है, और यही घमंड उसको लेके जा रहा है नीचे। तो एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर के अंदर सबसे पहले सीखने और सुनने की अगर चाहत है और बदलने के लिए वो तैयार है, तो पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा साथ ही साथ, प्रोफेशनल लोग जब इस इंडस्ट्री में जिस दिन ज़्यादा रेशियो में कामयाब होना चालू होंगे, तो जो अनप्रोफेशनल लोग ज़्यादा आते हैं इस इंडस्ट्री में, शायद उनके लिए वो एक मार्गदर्शक बनेंगे, उनके लिए एक रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। और एक अनप्रोफेशनल व्यक्ति को प्रोफेशनल व्यक्ति जब सफल होकर उसको समझाता है, तो उसके अंदर एक और हिम्मत आती है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि
पार्ट टाइम ही सही, ये बिजनेस में तो सबसे बड़ी खासियत है। और अभी तो बहुत सारे प्रोफेशनल आने चालू भी हो गए। बिल्कुल सर, जहाँ तक आपने सीखने की बात करी है तो मैं ये जानना चाहूँगी अब आप कैसे सीख रहे हैं या कैसे आपने अपना सीखने का जो है सिलसिला जारी रखा? सीखने का सिलसिला 3 माध्यम है आज के डेट में, सोशल मीडिया में लाल घर यूट्यूब, हरा मकान व्हाट्सएप और नीला मकान फेसबुक, ये तीनों यूनिवर्सिटी है। लेकिन आप क्या निकालते हैं आपके ऊपर है। उसके बाद से बुक तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल किसी भी हाल में एक ही पेज डेली पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। अगर आपके अक्षर ज्ञान आपके पास है तो उसका अगर सही इस्तेमाल जीवन में करना है तो अपने बिजनेस से रिलेटेड एक बुक तो जरूर साथ में रखें। एक ही पेज डेली पढ़ें, लेकिन पढ़ें, क्योंकि 365 दिन के बाद वो 365 पेज होगा और आप 365 गुना बदल चुके होंगे अपने आप को। तो आज भी मेरा ये रहता है कि मैं परमानेंट कहीं न कहीं जो भी जरिया मुझे मिलता है सीखने का, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। तो सर, जैसा कि आपका गोरखपुर में आपका घर है और योगी जी के जस्ट बराबर में ही आपका घर है, तो आपने उन्हें मतलब एक स्टार्टिंग से ही उन्हें देखा है, उनके परिवार को देखा है, कैसा उनका मतलब रूटीन था और क्या प्रेरणा आपको कुछ मिली उनसे? वो तो जितना प्रेरणा ली जाए उतनी कम है उनसे, क्योंकि हम लोग बचपन से पहले मंदिर के अंदर ही क्रिकेट खेलना ये सारी चीज़ें होती थी। तो मुझे याद है कि उस समय में भी रात में हम लोग देखते थे, वो राउंड लगाते थे। फिर सुबह जब हम लोग पहुंचते थे 4 बजे 4:30 बजे खेलने के लिए, तो उस समय वो योगा वोगा करके नहा धो के मंदिर पे पूजा करने जाया करते थे। गोरखनाथ मंदिर के अंदर पोखरा है, उसका राउंड लगाया करते थे। तो एक अपने में होता था कि देखो आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ त्याग करने के बाद भी आज उस चीज़ का भी त्याग है जो लोग चाहते हैं, विलासिता भोगी जिसको बोला जाए। तो 3 घंटे 4 घंटे की नींद लेना, लगातार बने रहना, लगातार लोगों से मिलते रहना, और कहीं न कहीं मेरा जो आवास है वो मंदिर की बाउंड्री और मेरा बाउंड्री बिल्कुल एकदम सटा हुआ है। और बहुत ऐसी सारी चीज़ें महाराज जी से हम लोगों ने सीखा है कि कड़ी मेहनत किसको बोलते हैं। मैंने उनको सांसद होते हुए भी देखा है, फिर सांसद से आज वो दूसरी बार मुख्यमंत्री है, और आज जो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का तरीका अगर देखा जाए, यूपी में पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो इतने घंटे तक काम करते हैं। तो कहीं न कहीं एक डायरेक्ट सेलर के अंदर भी, अगर उनसे मैं रिलेट करूं डायरेक्ट सेलिंग को, तो एक डायरेक्ट सेलर के अंदर भी ये सारी एक्टिविटी होनी चाहिए जहां से आप कम समय में बड़ा कर सकें। बिल्कुल। और जैसे अब उनमें कुछ बदलाव आया है, पहले जैसे थे वो अब भी? वर्क में कोई बदलाव नहीं आया है, वर्क ज़्यादा ही हुआ है। उनका जो शेड्यूल रहता था आज भी वैसे ही है, बिना छुट्टी के। क्या हम कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में भी जितने ऊंचे पद पर आप जाते रहते हैं उतना ही काम बढ़ता रहता है? बिल्कुल, काम बढ़ता है, और काम बढ़ते के साथ साथ आप सिस्टम बिल्ड करते चले जाते हैं। तो काम बड़ा तो होता है, लेकिन अब सिस्टम के थ्रू होना चालू हो जाता है। और जब सिस्टम के थ्रू काम होता है तो आप सिस्टम के थ्रू कभी अनुपस्थिति में भी वो आपका काम चलता रहता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी अगर देखी जाए तो महानता है कि जहां आप, मैं अपनी टीम की अभी बात बता रहा हूं, रिसेंटली एक घटना घटी थी 1 साल पहले। हमारे नॉर्थ बंगाल के एक लीडर सुभाष जायसवाल जी, उनको हाथी ने कुचल दिया, फील्ड में ही जा रहे थे हमारे वाईटीएम के ही। तो जब उन्होंने, उस साइड में ये सारी घटनाएं बहुत चलती रहती है, तो जब हम लोगों की न्यूज़ मिली तो उस समय वो रूबी रैंक पे थे, हमारे वहाँ एक रैंक है। तो बहुत सारी प्रयास हम लोगों ने किया, नहीं बचा पाए उनको। लेकिन मुझे खुशी होती है कि आज उनकी फैमिली एक दिन भी फील्ड नहीं की हुई है उनके न रहने पे, लेकिन आज उनकी आईडी उनके पत्नी के नाम, नामनी के नाम ट्रांसफ़र हुआ है। और अभी वो 1 महीना पहले हमारे वहाँ एक रैंक होता है डायमंड, वो कंप्लीट किया है, और सिंगल मंथ की इनकम 5.5 लाख रुपए। क्या बात है सर। सर, जहाँ आपने ये बताया कि इतनी मेहनत और संघर्ष है, वहाँ कहीं कुछ लीडर्स जब वो अभी कुछ खास बने भी नहीं हैं तभी उनमें ईगो बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। उस चीज़ के लिए आप सर क्या कहेंगे? जो ईगो बिल्ड होने का मतलब एक ही है कि उनके अंदर जानकारी की कमी, क्योंकि ये शुरू से हम लोग जब भी इस बिज़नेस को चालू करते हैं तो एक चीज़ सीखा जाता है, अहम वहम और शर्म, 3 चीज़ आपको निकाल के फेंक देनी पड़ेगी। लेकिन जब धीरे धीरे हमारा रैंक बढ़ता है, जब टीम बनती है, तो हम क्या करते हैं, एक
टीम लीडर ना बन करके हम लाडर बन जाते हैं, आदेश देना चालू करते हैं। और टीम आदेश से नहीं चलती है, टीम जिम्मेदारी से चलती है। और डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि आप जो करोगे टीम वही करेगी, आप जो बोलोगे वो टीम नहीं करेगी। तो हमारा लीडर जिस दिन बोलना चालू कर दिया उस दिन टीम डैमेज होना चालू कर देगी। लीडर जिस दिन काम करके दिखाना चालू करेगा टीम भी काम करके दिखाना चालू करेगी। एक सर, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, कंपनीज भी आपस में सोशल मीडिया पे डिफेम करती हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी के बारे में बोलती है। ऐसे कुछ लीडर्स भी हैं जो एक कंपनी के लीडर दूसरी लीडर के बारे में कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे भी बोलते हैं, चाहे वो कंपनी चेंज करने के ऊपर हो या उनका कोई लीडर चला गया दूसरी कंपनी में तब बोलते हैं। तो वो कहाँ तक आप सही मानते हो? क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा किया है? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपका नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप स्वेच्छा से आप अपने रास्ते बदल सकते हो। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है या आपके कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आप दूसरी कंपनी नहीं कर सकते। लेकिन हम दूसरी जगह जाने के बाद पहले का अपमान करें, कहीं न कहीं हम अपने बिजनेस का अपमान कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री का अपमान कर रहे हैं। और अभी कुछ वर्षों पहले आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत सिलसिला चला था, आज ये क्विट ज्वाइन, ये क्विट ज्वाइन, ये फलाना लीडर ढिकाना लीडर, यहाँ इतनी इनकम थी, पूरे टीम के साथ आ गए। ये एक चलन चला था, अभी कुछ दिनों से थोड़ा कम है, लेकिन पीछे आप देखेंगे 1-1.5 साल पहले ये पूरा चलन में था। लेकिन आप उसके नतीजे देखिए, किसी भी चीज़ का नतीजा आप तत्काल नहीं निकाल सकते, हर चीज़ का एक समय लगेगा। आज समय ने जवाब दिया। जो लोग चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया पे बोलते थे, और वही लोग आज चुपचाप जाके फिर से उसी जगह पे शांति से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत ऐसे बड़े नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने अलग रास्ता अपनाया, खूब बुराई बात की अपने पिछले सिस्टम की, अच्छा स्टार्ट भी उन्होंने किया। 1 साल के अंदर लगभग 90-100 करोड़ के टर्नओवर पे पहुँच गए, फिर भी आज बैक टू पवेलियन फिर उसी सिस्टम के साथ बैक जाके काम कर रहे हैं। तो समझदार हमारे जितने लीडर हैं वो समझ जाएंगे बात कहाँ की हो रही है। बिल्कुल सर। सर, आपके साथ हमने पहले भी बातचीत करी थी, जहां आपने बताया था कि गोल्ड की चेन पहनना और अंगूठी पहनना कहाँ तक सच है, सही है डायरेक्ट सेलिंग में। तो उस वीडियो के नीचे भी काफ़ी कमेंट्स आए, लोग झूठा बोलते हैं और मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों को आप सर क्या जवाब देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? उन लोगों को तो जवाब ना दूं यही सज़ा है, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया है तो जवाब दे देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को याद भी करना कहीं ना कहीं गलत होता है। मैं तो एकदम इग्नोर करता हूं, ऐसे लोगों को बोलते रहो, हम अपना काम करते रहे, क्योंकि सच्चाई मैं जान रहा हूं। आप आके हकीकत तो समझो। बोलने वाले तो बहुत चीज़ें हैं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से, कभी भी आप एक पक्ष को देख करके या किसी अपनी बैकग्राउंड में कभी आपके साथ कोई घटना घटी है उसको लेकर के आप सबका आकलन नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सही क्या है गलत क्या है इसको समझिए। देखिए, शब्द एक ही होते हैं, मतलब उसके जगह जगह के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे मैं अपने एक शब्द बोलता हूँ घंटा, मैं घड़ी दिखा के बोलूँगा घंटा तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि टाइम पूछ रहा है। मैं मंदिर में खड़ा हूँ और बोलूँगा घंटा तो आपके दिमाग में तुरंत घंटा बजेगा, भगवान का घंटा बजाना है। मैं स्कूल में हूँ और चपरासी के पास खड़ा हूँ, बोलूँगा घंटा तो घंटा क्लास बदलने के लिए बजाएगा। लेकिन आपको मैं बोलूँ घंटा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा घंटा बोलना हो। सब देखे अर्थ अलग अलग हो जाते हैं समय अनुसार। इंडस्ट्री एक है, लेकिन सच कहाँ है झूठ कहाँ है इसके अर्थ अलग अलग है। और मैं हमेशा बोलता हूँ हर चीज़ की अपनी परिभाषा है। ऐसे लोगों को एक जवाब मैं देना चाहूँगा, हम सब लोग जब से समझदार हुए, जब से बोलना चालू किए, स्वर व्यंजन को समझना चालू किए, और जिसकी जितनी समझ है उतना ही बताता भी है कुछ चीज़ के बारे में। जैसे मुझे याद है कि मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि ये बताओ देवव्रत कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। तो हमने कहा सर जो हम बोल रहे हैं स्वर है, जो हम खाते हैं वो व्यंजन है। तो उन्होंने चाटा लगाया और बताया स्वर और व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, जितनी समझ थी मैंने बताया, लेकिन सही कुछ और था। तो जब टीचर ने सही समझाया तो मुझे समझ में आया कि नहीं ये सही होता है। ठीक उसी तरीके से आज के डेट में हम सभी लोगों को समझना है कि परिभाषा क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है। जैसे हम गाली दे रहे हैं, जब से बोल रहे हैं तब से गाली दे रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, कहीं न कहीं गुस्से में हम गाली देते ही देते हैं। आप 90% लोगों से गाली की परिभाषा पूछ लीजिए, किसी को मालूम नहीं होगा।
लेकिन दिए जा रहा है, एक से एक गाली दिए जाता है, सुने जा रहा है, लेकिन परिभाषा नहीं आता है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग लोग किए जा रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं, लेकिन रियल डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा लोगों को नहीं मालूम है। तो आज रियल डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जहां हम काम कर रहे हैं, क्या वहां पैसा जो आ रहा है उसके बदले में जो हम सर्विस दे रहे हैं, जो हम उत्पाद दे रहे हैं, क्या वो उसके लिए सही है कि नहीं है। क्या उसका जो प्राइजिंग है, क्या वो आज के मार्केट के हिसाब से, बाजार के हिसाब से सही है कि नहीं है। जो उत्पाद हम बाजार में लेके जा रहे हैं वो बाजार की डिमांड है कि नहीं है। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पे फोकस कर लें, जैसे हम एक बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप किसी भी लीडर से मिलिएगा वो एक ही चीज़ बोलेगा, हम बादशाह बनने के लिए आए हैं। तो बादशाह का मैं थोड़ा सा शुरुआत की चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। बादशाह का मतलब BAD, बैड, पहले ही है। बादशाह को जब आप इंग्लिश लिखिए उसको वर्ड में, तो BAD, बैड पहले ही है। बादशाह में शाह बाद में आएगा, बैड पहले आता है। तो बैड क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? सबसे पहले क्या वो उत्पाद ब्रांड बन सकता है कि नहीं, A फॉर अफोर्डेबल है कि नहीं, D फॉर डिमांडेबल है कि नहीं। अगर ये 3 चीज़ खत्म हो गई तो बैड खत्म हो गया, आप शहंशाह बन सकते हो। तो ये जो परख है ये आगा आपको कई बार ठोकर लगने से आ सकता है। बहुत कम ऐसे लीडर मिलेंगे आपको जो फर्स्ट टाइम वाले मिले मेरे जैसे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत भटके हैं। इसमें लीडर गलत नहीं है, कई बार चीज़ें विपरीत भी रही हैं, वो बहुत मेहनत किए, बहुत शिद्दत से किए, लेकिन कुछ चंद लोगों के वजह से बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मेरा ऐसा मानना है कि विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। तो विजनरी तभी आप होंगे जब आप परिभाषा को समझेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को समझना आसान भी नहीं है, लेकिन जो समझ गया वो आज कामयाब भी है। बिल्कुल सर, विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या विजन है अब आगे चलते हुए? मेरा एक ही विजन है मैम, मैं काम कर रहा हूँ सन 2035 पे 1000 करोड़पति लीडर निकालने का। और आज टीम में लगभग हर महीने दूसरे महीने करोड़पति निकलने चालू हो गए। एक ही ड्रीम है, एक ही मिशन है, एक ही फोकस है। तब तक नहीं बैठूंगा, तब तक नहीं रुकूंगा, तब तक नहीं थकूंगा जब तक कि 1000 करोड़पति मैं निकालना दूँ। बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जैसे लोग बहुत ही ज़्यादा बोलकर, शोबाजी करके दिखाते हैं और जिस चीज़ों पे ट्रोल भी होते हैं, नेशनल टीवी हो या सोशल मीडिया हो, उसको आप कितना सही मानते हैं? कितना हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने स्पीच को? देखिए, बातें सफ़र करती है और उसको कोई रोक नहीं पाता है। और मेरा अपना खुद का ऐसा मानना शुरू से रहा है, ज़्यादा दिखावा और बड़ी बातें, ये दोनों जब एक साथ होती है और जब इसका रिज़ल्ट बैक में मिलता है तो फिर आप संभाल नहीं पाते हैं। और हमारे इंडस्ट्री की ये सबसे बड़ी माइनस पॉइंट क्या है कि हम जोश में आकर के ओवर टॉक करते हैं, जोश में आकर के बहुत ऐसी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें बोल जाएंगे जो शायद हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय ये चीज़ें धरातल पे नहीं दिखती है, जिससे लोग उसका मजाक बनाना, और बहुत ऐसे सारे लोगों को मौका मिल जाता है आपके खिलाफ़ बोलने का, इंडस्ट्री के खिलाफ़ बोलने का। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप मजबूती से बनते हुए जब भी आपको प्रूव करने की बारी आए तो आप उसको दिखा सकें। जैसे कि आज मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो इनकम किया है, आज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास मर्सिडीज जैसी गाड़ी, आज मैं बोल रहा हूँ मैं अपने क्षेत्र का सबसे अच्छा मकान बनाया हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ मेरे टीम में जितने करोड़पति हैं आज इतने लखपति, ये सब मैं प्रूव कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति साक्षात्कार करे हमसे आकर के तो बाई पेपर मैं प्रूव कर सकता हूँ, उनके नज़रों से जाके दिखा सकता हूँ ये चीज़, और वो मेरे क्षेत्र में दूसरे से पूछ के जा सकते हैं कि ये पहले कैसा था, आज से 5 साल पहले, आज कैसा है, चीज़ें कैसे बदली है, सब कुछ साक्षात है। लेकिन अब मैं स्वाब बहुत ज़्यादा कर देता, मैं बहुत ज़्यादा ओवर टॉक कर देता तो शायद वो मेरे लिए और ज़्यादा घातक हो जाता। और ओवर टॉक तो एक लीडर को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ओवर टॉक रिलेशन ख़राब करता है और ये बिजनेस रिलेशनशिप का है। तो मैं सभी लीडरों से कहना चाहूँगा, आपके अनुभव ज़्यादा हो सकते हैं इंडस्ट्री में, मैं तो अभी शुरुआत किया हूँ, पहली कंपनी ही थी डायरेक्ट सेलिंग में, 6 साल मेरा कंप्लीट हो रहा है अप्रैल में। आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि ओवर टॉक बहुत ज़्यादा ना किया जाए और स्वाब बहुत ज़्यादा ना किया जाए, दोनों हमारे बिजनेस को एक हंसी के पात्र की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल सर। सर, जानना चाहेंगे आपका आज जो मुकाम है इसको देखते हुए कि क्या विजन लेके चल रहे हैं सर आप?
हमारा विजन एक ही है। इस इंडस्ट्री में मैंने एक कमी पाया, जितने हमारे अच्छे लीडर हुए जो यहाँ से नेम फेम सब कुछ प्राप्त किए, पैसा प्राप्त किया, सब कुछ उनके पास है, लेकिन जब उनकी बारी आई इंडस्ट्री के लिए काम करने की तो शायद उनका वो योगदान नहीं रहा। तो मैं एक ही चीज़ अपने आप को लेके चला हूँ, आज जिन लोगों ने मुझे बनाया यानी मेरी टीम, जिन लोगों के माध्यम से, क्योंकि टीम वर्क का है, आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, ठीक इसी पोजीशन पे अपने उन लोगों को ले जाने का मेरा एक मिशन है। सन 2035 1000 करोड़पति। बिल्कुल सर, आप खूब कामयाब हों अपने इस मिशन में, हमारी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर इस शो पर आने के लिए और ये सब चीज़ें शेयर करने का। थैंक यू सो मच, थैंक आपका यू भी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरीके से एक डायरेक्ट सेलर ने इतनी मेहनत करते हुए एक ही कंपनी के साथ 6 साल लगातार काम किया, मेहनत करी, सच्चाई के साथ काम किया और सफलता पाई। बीच में वो अपने ईमान से डगमगाए नहीं। जहां आज 2 महीने काम करते ही डायरेक्ट सेलर के मन में आने लगता है कि मैं दूसरी कंपनी में जंप करूं, वहां कुछ ऐसे सच्चे लीडर्स भी हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो इस स्टोरी ने आपको कहां तक इंस्पायर किया? क्या वो बातें थी जो आपके दिल को छू गई? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगातार इस तरीके के पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।